हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भू संचलन अर्थात अर्थ मूवमेंट्स के से संबंधित टॉपिक के इस पार्ट 2 वीडियो में। इससे पहले भी इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड किया गया है। टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो आप अवश्य देखें। इसमें हम देखेंगे वलन या फोल्ड्स के बारे में कि वलन या फोल्ड जो वो क्या होते हैं। पृथ्वी के अंतर्गत यानी कि जो आंतरिक बल है, फोर्सेज है के द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहर नुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को जो है वो वलन कहा जाता है। यानी कि संपीड़नात्मक बल की वजह से जो रॉक्स है, चट्टान है, उनमें लहर नुमा मोड़ पड़ जाते हैं और इस तरह के मोड़ों को ही वलन या फोल्ड्स के नाम से जाना जाता है। वलन में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग जो वो नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे भाग को अपनति एंटीक्लाइंस तथा नीचे धसे भाग को सिनक्लाइंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, ये एंटी सिनक्लाइन है और ये है सिनक्लाइन। और यहाँ पर भी ये जो रॉक्स है इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मोड़ है, वलन है, वो इस चट्टान में जो है वो दिखलाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से शब्द है नति, इस नमन या डिप। परतदार या रूपांतरित चट्टानों के स्तर होते हैं बेड्स में प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ में झुके रहते हैं। इस तरह के झुकाव को स्तर या नति या डिप के नाम से जाना जाता है। अगला इसमें है नतिलम या स्ट्राइक। नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उस झुके हुए स्तर पर नतिलम कहते हैं। यह सदैव नति के साथ में 90 डिग्री का कोण जो है वो बनाते हैं। इनकी जो नति के साथ में जो समकोण बनाने वाली रेखा है और उसके झुके हुए स्तर पर जो नतिलम, उसको नतिलम कहते हैं और यह हमेशा 90 डिग्री का कोण जो है वो बनाते हैं। अपनति एंटीक्लाइंस अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों के जो लेयर्स है, स्तर है, उनमें सिकुड़न के कारण उत्पन्न वलन का जो भाग ऊपर उठ जाता है उसे अपनति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो फोल्ड्स है उनके अलग अलग पार्ट्स को किस किस नामों से जानते हैं। सिनक्लाइन है, एंटी सिनक्लाइन है, मोनोसिनक्लाइन है, एक्सियल पोल है, क्रेस्ट है, ये एक्सिस है, ये लिम है, ये भी लिम है। और किस प्रकार से जो फोल्ड्स है उसकी जो शेप है वो दिखलाई देती है और उनके अलग अलग जो भाग है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब अपनति के दोनों ओर के ढाल बराबर होते हैं तो उसे सममित अपनति या सिमेट्रिकल एंटीक्लाइन जो है वो कहते हैं। कि अपनति के दोनों ओर के ढाल जब बराबर होंगे तो उसे सममित अपनति है या सिमेट्रिकल एंटीक्लाइंस के नाम से जानते हैं। और दोनों ढालों के असमान होने पर असममित अपनति या एसिमेट्रिकल एंटीक्लाइन के नाम से इनको जाना जाता है। नति के कोण के आधार पर अपनति को दो वर्गों में रखा जाता है। यानी कि जो नति है उसका जो एंगल है, कोण है, उसके आधार पर अपनति को दो भागों में रख सकते हैं। जब नति का कोण जो बहुत कम यानी कि कभी कभी 1 डिग्री या 2 डिग्री का होता है तो उसे साधारण या मंद अपनति यानी कि जेंटल एंटीक्लाइन के नाम से जानते हैं। कि इसमें जो ढाल है, स्लोप है, वो 1 से 2 डिग्री का ही होता है। इसके विपरीत कोण अधिक होता है तो उसे तीव्र या खड़ी अपनति यानी कि स्टीप एंटीक्लाइन कहते हैं। इस तरह अपनति की नति 40 डिग्री से 90 डिग्री तक जो है वो हो सकती है। अभिनति सिनक्लाइन क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, संपीड़नात्मक बल है, उसकी वजह से चट्टान का कोई भाग जो मोड़ पड़े और नीचे का जो भाग नीचे मुड़ गया उसको बोलते हैं अभिनति। और समपनति एंटीक्लिनोरियम वलित पर्वतीय क्षेत्रों में समपनति यानी कि सम प्लस अपनति देखने को मिलती है। जब एक वृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां मिलती हैं तो उस आकृति को
समपन्नति के नाम से जानते हैं। यानी कि एक बहुत लंबे चौड़े एरिया में छोटी छोटी अपनति और अवनतियां मिलती हैं तो उसे कहते हैं समपन्नति। दूसरा है समभिन्नति। असमान संपीड़न के कारण जब एक वृहद यानी कि बड़े अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां तथा अभिनतियां बन जाती है तो उस अभिनति को समभिन्नति कहते हैं। यानी कि अभिनति के छोटी छोटी बड़े क्षेत्र में अपनतियां और अभिनतियां बन जाती है तो उस तरह की जो अभिनति है उसको बोलते हैं समभिन्नति। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से रॉक्स में अपनति और अवनतियां जो है वो दिखलाई देती है। एक की के अंतर बहुत सारी अपनतियां और अवनतियां इस फोटो में हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं वलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। पहला है सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड्स। साधारण प्रकार के वलन को सममित वलन कहते हैं कि साधारण प्रकार का जो मोड होगा, वलन होगा, उसको बोलेंगे सममित वलन। दूसरा है असममित वलन या एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। इस तरह के वलन की दोनों भुजाओं में असमानता, यानी कि दोनों भुजाएं हैं वो असमानता उनमें देखने को मिलती है। अगला है एक दिग्नत वलन या मोनोक्लोनल फोल्ड्स। जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रम से होता है और दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए होता है तथा ढाल एकदम खड़ा होता है तो उसे एक नति या एक दिग्नत वलन के नाम से जो है वो जाना जाता है। यानी कि किसी भी वलन की एक भुजा का झुकाव है साधारण हो और ढाल जो है क्रम से हो और दूसरी भुजा का जो झुकाव है वह समकोण बनाते हुए होता है तो उसको जो है एक नति या एक दिग्नत वलन के नाम से जानते हैं। अगला है समनत वलन। दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती है तथा दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ जाती हैं कि दोनों भुजाएं समानांतर भुजा वाले वलन को समनत वलन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत संपीड़न के कारण दोनों भुजाएं लगभग एक समान रूप में झुक जाती है और एक दूसरे के वो नजदीक आ जाती है। इस तरह से इसको बोला जाता है समनत वलन। अगला है परिवलित वलन या श्यान वलन। जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती है। नेक्स्ट है प्रतिवलन। अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उस प्रकार के मोड को, फोल्ड को जो है वो प्रतिवलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अवनमन वलन। जब किसी वलन की जो अक्ष है, एक्सिस है, क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती है तो उसे जो है अवनमन वलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है खुला वलन, ओपन फोल्ड्स। जब किसी वलन के दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है तो इस तरह के वलन को जो है वो खुला वलन के नाम से जानते हैं। बंद वलन, क्लोज्ड फोल्ड्स। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का जो कोण है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल होता है तो उस वलन को एकदम से बंद वलन के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण से जो है वो संपन्न होता है। यहाँ पर अभी हमने जितने भी फोल्ड्स की बात की है, यहाँ इन डायग्राम्स में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अलग अलग तरह के जो फोल्ड्स है, मोड है वो पड़ते हैं और उनकी जो आकृति है वो किस प्रकार से दिखलाई देती है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है फोल्ड्स और फोल्ड्स जो है वो बनते हैं और किस प्रकार से उनकी जो आकृतियां हैं वो संपीड़नात्मक बल के कारण से संपन्न जो है वो होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भूपटल विभंग या क्रस्टल फ्रैक्चर। भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण को भूपटल विभंग या क्रस्टल फ्रैक्चर जो वो कहते हैं। इससे तात्पर्य होता है कि पृथ्वी के आंतरिक फोर्सेस के द्वारा एक चट्टान दूसरे चट्टान के से उसका जो स्थानांतरण जो है वो हो जाता है, यानी कि वहां पर
एक फ्रैक्चर जो है वो बन जाता है, उसको बोलते हैं भूपटल विभंग। भूपटल विभंग अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संतुलन के कारण तनाव तथा संपीड़न यानी कि टेंशन एंड कंप्रेशन के जो कारण होता है, यानी कि ये जो है जो क्रस्टल फ्रैक्चर है ये संपीड़नात्मक बल के कारण से भी हो सकती है और तनाव मूलक बल के कारण से भी हो सकती है। जब तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो भूपटल में केवल चटकने या क्रैक्स पड़ती है, परंतु जब यही फोर्सेज कुछ बहुत ज्यादा होता है तो चट्टानों के जो लेयर से स्तर है में स्थानांतरण होने लगता है। इसे जो विभंग और फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। यदि तनाव मूलक संचलन अधिक तीव्र होता है तो विभंग यानी कि फॉल्ट प्लेन के सारे चट्टानों का जो स्थानांतरण जो है वो बड़े पैमाने पर हो जाता है और इसे भ्रंश या फॉल्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से फ्रैक्चर जो है और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण जो है वो चट्टानों के एक दूसरे के खिसकने से या उनमें जो है तनाव मूलक बल पड़ने से उत्पन्न होता है। अब देखते हैं भ्रंश या फॉल्ट। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल यानी कि प्लेन के सारे चट्टानों का जो स्थानांतरण है हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश के नाम से जानते हैं कि तनाव मूलक संचलन की अधिकता के कारण तीव्रता के कारण भूपटल में एक तल या प्लेन के सारे चट्टानों का जो मूवमेंट या स्थानांतरण हो जाता है तो उससे उत्पन्न जो संरचना है उसको भ्रंश के नाम से जानते हैं। जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंश तल कहते हैं कि जो बेस है उस तल के सारे चट्टानों के जो खंड है उनका जो मूवमेंट हो रहा है स्थानांतरण हो रहा है उसको विभंग तल या भ्रंश तल के नाम से जानते हैं। विभंग तल या भ्रंश तल, विभंग तल वह सतह होती है जिसके सहारे संचलन होने से चट्टानों का स्थानांतरण जो होता है यह लंबवत, क्षैतिज, झुका हुआ, वक्राकार या किसी भी प्रकार का आकार का जो है वो हो सकता है। भ्रंश नति या फॉल्ट डीप। भ्रंश तथा क्षैतिज तल के बीच के कोण को विभंग तल की नति जो है वो कहते हैं। उत्क्षेपित पिंड या अपथ्रोन साइड, इसे ऊर्ध्वपात पार्श्व भी कहा जाता है। भ्रंश तल की दूसरी और खंड की अपेक्षा ऊंचे भाग को उत्क्षेपित खंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अधक्षेपित खंड, इसे अवपात पार्श्व भी कहते हैं। ऊपर उठे खंड की अपेक्षा निचले खंड को अधक्षेपित खंड के नाम से जाना जाता है। शीर्ष भित्ति या हैंगिंग वॉल, भ्रंश की जो ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति या ऊपरी भित्ति के नाम से जाना जाता है। पाद भित्ति फुट वॉल, भ्रंश की निचली दीवार को पाद भित्ति के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट है भ्रंश कगार, फोल्ड स्क्रेप, भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे को भ्रंश कगार के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं भ्रंश के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फोल्ड। चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फोल्ड के नाम से जाना जाता है कि चट्टानों में दरार पड़ गई और विपरीत दिशा में सरक गए तो उसे सामान्य भ्रंश के नाम से जानते हैं। अगला है व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फोल्ड, जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टानों के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो निर्मित भ्रंश को जो है व्युत्क्रम भ्रंश के नाम से जाना जाता है। व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के कारण से जो है वो उत्पन्न संपीड़नात्मक बल के द्वारा होता है, अतः इसे संपीड़न भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। जब संपीड़न अधिक होता है तो भ्रंश का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है और इस तरह के भ्रंश को अधिच्छित भ्रंश या ओवरथ्रस्ट फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पार्श्वीय या नति लंबी सर्पण भ्रंश। इससे तात्पर्य है क्षैतिज दिशा में संचरण होने से जब भ्रंश तल के सारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्वीय भ्रंश या लेटरल फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। जब सेल खंड का संचरण भ्रंश तल की बाईं ओर होता है
तो वाम पार्श्ववर्ती यानी कि लेफ्ट लेटरल या सिनिस्ट्रल ब्रंश कहते हैं, तथा सेल खंड का जब स्थानांतरण ब्रंश तल के दाईं ओर होता है तो उसे दक्षिण पार्श्ववर्ती ब्रंश या राइट लेटरल फोल्ड या डेक्स्ट्रल ब्रंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सोपानी ब्रंश या स्टेप फोल्ड। जब किसी भूभाग में कई ब्रंश का इस तरह निर्माण होता है कि सभी ब्रंश तल फोल्ड प्लेन की ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी या सीढ़ीदार ब्रंश कहते हैं, यानी कि इसमें एक तरह से स्टेप्स या सीढ़ियां जो है वो दिखलाई देती हैं। इस तरह के भ्रंश के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि भ्रंश द्वारा अक्षेपित खंड का अधोगमन एक ही दिशा में यानी कि एक ही डायरेक्शन में वो दिखलाई देने चाहिए। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं जो अलग अलग प्रकार की जो फोल्ड है उनमें किस प्रकार से उनकी जो आकृति है वो दिखलाई देती है। जैसे स्टेप फोल्ड इस प्रकार से दिखलाई देता है, ये नॉर्मल फोल्ड है, ये रिवर्स फोल्ड है, ये स्ट्राइक स्लिप फोल्ड है, और ये इस प्रकार से राइट लेटरल, और ये है आपका लेफ्ट लेटरल फोल्ड। ब्रंश द्वारा निर्मित स्थल रूपों में हॉस्ट या ग्रेबेन जो है, जिनको द्रोणिका तथा रिफ्ट घाटी इनमें महत्वपूर्ण है। जब किसी स्थान पर दो सामान्य ब्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह होते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है तो इसे रिफ्ट घाटी या ग्रेबेन के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी सामान्य ब्रंश में कई किलोमीटर की लंबाई में बीच का जो भाग है नीचे की ओर धंस जाएगा तो उसको रिफ्ट घाटी या ग्रेबेन के नाम से जानते हैं। ग्रेबेन तथा रिफ्ट घाटी में अंतर नहीं होता है, अलग अलग भागों में इसे रिफ्ट घाटी या ग्रेबन के नाम से संबोधित किया जाता है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से अंतर किया जाए तो ग्रेबन रिफ्ट घाटी से आकार में छोटी होती है, यानी कि आकार में जो है ग्रेबन है वो रिफ्ट घाटी से छोटी होती है। यहाँ पर ही हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हॉस्ट और ग्रेबन जो है उनकी शेप जो है वो दिखलाई देती है। ये भी इसी में ये ग्रेबन और हॉस्ट के दिखाया गया है, क्लोज व्यू है इसका कि किस प्रकार से इसकी जो शेप है वो बनती है। अब हम देखते हैं आंतरिक बलों के बाद में बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। बहिर्जात बल भूतल पर उत्पन्न इन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह बहिर्जात बल समतल स्थापक बल जो होते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के उच्चावच बने हैं उन उच्चावचों को ये जो बहिर्जात बल है ये इनको समतल करने का प्रयास जो है वो करते हैं। बहिर्जात बलों का भूपटल पर प्रमुख कार्य अन्नाच्छादन यानी कि डेनुडेशन होता है। अन्नाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय तथा अपर्दन की सम्मिलित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इससे संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अन्नाच्छादन बल जो है वो काम करते हैं। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों का जो विघटन है, डिसइंटीग्रेशन तथा वियोजन है, डिकम्पोजिशन उसी स्थान पर होता है और इन विखंडित पदार्थों का परिवहन जो है वो नहीं होता है। अपक्षय के कार्य में ताप, वर्षा का जल, तुषार, वनस्पति, जंतु तथा मानव का मुख्य हाथ रहता है। अपर्दन के अंतर्गत चट्टानों के टूटने फूटने तथा कटने से लेकर उनके परिवहन को सम्मिलित जो है वो किया जाता है। परिहमानी नदी, हिम नदी, पवन, भूमिगत जल तथा सागरीय लहरें अपर्दन द्वारा चट्टानों को घिसकर अथवा रगड़कर उन्हें धीरे धीरे जो है वो अपर्दित करती रहती है, तोड़ती फोड़ती रहती है। अपर्दन से प्राप्त पदार्थों का परिवहन करके उनका यथास्थान निक्षेपण यानी कि जमाव करती रहती है। इन क्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण, विकास तथा विनाश जो है वो होता रहता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में हमने फोल्ड्स और फोल्ड्स के बारे में देखा और जो भू संचलन से संबंधित जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसके दोनों वीडियो आप अवश्य देखें। डिटेल में आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप इन बुक्स की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।